गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, अपने जेईई प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी आईएफएस और एबीएफ एजुकेटर प्रगति और आज आपकी सैटरडे स्पेशल है, यानी आज आपकी दर्पण सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले कि जितने भी क्लास होंगे गाइस, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं देखा है अभी तक तो जाइए जाकर के देखिए। शॉर्ट्स देखना भी बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स के जरिए भी आपको आईएफएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ। बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप शॉर्ट्स के जरिए भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो लेट मी चेक एवरीथिंग सॉर्टेड और नॉट, ताकि हम सेशन को प्रोसीड कर सके। एवरीथिंग सॉर्टेड, चलिए फिर सेशन को प्रोसीड करते हैं। बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। 23 से गाइस 25 तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करूंगा। क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो रखा है, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव आपको बेहतर तरीके से बताता है। फर्स्ट एंड कह रहा है टू प्रोवाइड अ टाइम बाउंड रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस्ड एसेट कॉर्पोरेट एंड डेटर केसेस एंड इंप्रूव क्रेडिटर रिकवरी। यानी भाई सबसे पहला कह रहा है कि टाइम डेट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग, स्ट्रेट एसेट के रिगार्डिंग सॉरी, और कॉर्पोरेट और डेट केसेस को क्या करता है भाई, हैंडल करता है, क्रेडिटर को रिकवरी को इंप्रूव करता है। जितने भी नेशनलाइज है सबको क्या करता है भाई, जितने भी बैंक है सबको नेशनलाइज करता है और क्रिएट करता है न्यू टैक्स ले फॉर कॉर्पोरेट ओनली। लास्ट का रिप्लेस करता है आरबीआई को रेगुलेटरी बैंक। तो देखिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन सीरीज में भी आपको मैंने कई बार पढ़ाया था, और जब मैं आपको एमसीक्यू सीरीज करवाए थे उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि कौन सा इसमें सही तरह से कैप्चर है, तो देखिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी फ्रेमवर्क क्या है भाई, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि टाइमली मैनर में रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सके जो स्ट्रेस कॉर्पोरेट है, जो डेटर केसेस हैं उनके रिगार्डिंग, और साथ ही साथ क्रेडिट को क्या कर सके, क्रेडिटर की रिकवरी को इंप्रूव भी कर सके। तो राइट आंसर क्या होने वाला फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? राइट आंसर है आपका फर्स्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो रखा है। ठीक है, फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो रखा है, यानी टाइमली मैनर में क्या करता है, रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। आईबीसी की अगर मैं बात करूं तो मेजर एम है कि भाई टाइमली मैनर में जो भी इंसॉल्वेंसी रिलेटेड केसेस है उसको रिजॉल्व करे, ज्यादा से ज्यादा एसेट को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है, और साथ ही साथ क्या करता है भाई, फ्रीइंग अप कैपिटल को एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए प्रमोट करता है और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मनी मल्टीप्लायर। चार ऑप्शन दिया और आपको बताना मनी मल्टीप्लायर को कौन बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए कह रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंडेक्स है मनी के रिगार्डिंग। ऑप्शन बी कह रहा है फिजिकल मशीन है जो कि यूज किया जाता है बैंक में। ऑप्शन सी कह रहा है टैक्स है हाई डिपॉजिट ओनली पे, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि एक ऐसा स्केलर है जो कि शो करता है मैक्सिमम पोटेंशियल, जो कि इंक्रीज करता है डिपॉजिट फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज, और बेस मनी को कह सकते हैं ओवरऑल क्या करता है, ब्रॉड मनी में कन्वर्ट करता है। मनी मल्टीप्लायर का चैप्टर 14 मनी एंड इन्फ्लेशन में मैंने बहुत डिटेल में मैंने बताया था। एना सिजवार्ड और फ्रेड मिल्टन ने इसकी शुरुआत की थी, इसका थ्योरी लेकर के आए थे, जिसमें इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया था कि मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो ब्रॉड मनी है उस ब्रॉड मनी को जो बेस मनी है उसे कन्वर्ट किया जाता है ब्रॉड मनी। यानी जब हम 3 को डिवाइड कर देते हैं हम 0 से, तो वैल्यू आ जाती है मनी मल्टीप्लायर की। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको डिटेल में दिया था। एक्सप्लेनेशन में एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में। देखिए मान लीजिए मिस्टर ए हैं, और ये एग्जांपल मैंने आपको फाउंडेशन सीरीज में भी दिया था। ए ने क्या किया, इन्होंने बैंक में जाकर के, ये बैंक है आपका, बैंक में जाके इन्होंने 100 रुपीज डिपॉजिट करा, इन्हें सैलरी मिली थी। अब भाई ABC लिमिटेड नाम की कंपनी आती, उन्हें चाहिए लोन बैंक से, तो बैंक कहती ठीक है भाई हम आपको लोन दे देंगे। अब ये जो 100 रुपीज बैंक के पास है, बैंक इसमें 10% अपने पास रख के 90 रुपीज का लोन ABC लिमिटेड को दे देती है। ABC लिमिटेड का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जिसमें कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। अब भाई जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इनको क्या पे किया जाएगा, इन्हें सैलरी पे की जाएगी, और यही सैलरी इन्हें कितनी 200 रुपीज इन सबको सैलरी पे की जाती है। अब मुझे बताइए जो ये पैसा है ये लोग भी क्या करेंगे, ये लोग भी सोचेंगे चलो बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं, बैंक में पैसा रहेगा एफडी करे तो हमें क्या होगा, हमें इंटरेस्ट ही मिलेगा।
तो आप देख सकते हैं ये 100 रुपीज मल्टीप्लाई होते होते 200 रुपीज में मिला, यानी आपकी जो बेस मनी थी वो किसमें कन्वर्ट हुई, बेस मनी कन्वर्ट हुई है ब्रॉड मनी, जिसे M3 कहते हैं। ठीक है, M3 कहते हैं और बेस मनी को M0 कहते हैं। यानी M3 को डिवाइड कर देंगे आप M0 से तो आपका मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। यही कहता है ओवर का ओवरऑल पूरा का पूरा जो मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है वो यही डिस्क्राइब करता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो रखा है। चलिए एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे गाइस देख सकते हो। मिल्टन फ्रेडमैन और एना सीजुआर्ट ने इसके बारे में बता दिया। थ्योरी कौन परफॉर्म किया था भाई? मिल्टन फ्रेडमैन और एना सीजुआर्ट ने 1963 में किया था। 3 मेजर डिटरमिनेंट्स होते हैं मनी मल्टीप्लायर के। सबसे पहला आपका है करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, जो कि डिपेंड करता है कि बिहेवियर क्या है पब्लिक का। दूसरा है आपका रिक्वायर्ड रिजर्व टू टोटल डिपॉजिट, जो कि डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पे। और थर्ड है आपका एक्सेस रिजर्व, जो कि बैंक के जरिए मेंटेन किया जाता है, जो कि परसेंटेज होता है एनडीटीएल का परसेंटेज, जो कि मेजर रोल प्ले करता है। अब प्रोसेस क्या है भाई? मनी मल्टीप्लायर इन शॉर्ट में कहूं तो क्या होता है, जब हम M3 को जब हम M0 यानी बेस मनी को कन्वर्ट करते हैं ब्रॉड मनी में, इसे ही कंसीडर किया जाता है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the priority sector lending short form? How can bank meet it? यानी भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्ट फॉर्म क्या? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या आप सबको याद है? कॉन्शियस सीरीज में भी मैंने आप सबको बताया था। बैंक के लिए मैंडेटरी किया गया है कि अपनी टोटल लेंडिंग का कम से कम 40%, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। जब बैंक के लिए क्या है भाई, मैंडेटरी क्या है, जितनी वो टोटल लेंडिंग है उन सब की टोटल लेंडिंग का कम से कम 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, मैंने चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में बताया। प्रायोरिटी सेक्टर क्या, अगर मैं बात करूं तो प्रायोरिटी सेक्टर में क्या आता है भाई? प्रायोरिटी सेक्टर में आपका अफोर्डेबल फाइनेंसिंग आता है, एजुकेशन आता है, एमएसएमई, सब क्या है, ये सब आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। एग्रीकल्चर आपका हिस्सा हो रखे हैं। ठीक है, तो इसको बैंक ये क्या करता है भाई, ये एक ऐसा शॉर्टफॉल होता है जिसको बैंक क्या होता है भाई, जब बैंक पीएसएल टारगेट मेंटेन नहीं कर पाता, 40% की लेंडिंग नहीं थी लेकिन बैंक नहीं कर पाता है, तो ये क्या है, यही तो शॉर्टफॉल है ना। और फिर बैंक कैसे मेंटेन करेगा भाई? अगर बैंक को मेंटेन करना है, अगर बैंक को फेल हो जाता है तो उसे पेनाल्टी पे करनी पड़ती है, साथ RIDF में डिपॉजिट भी करना होता है। ठीक है, तो ये था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है शॉर्टफॉल मींस, शॉर्टफॉल का मतलब एक्सेस फंड है। कहां से एक्सेस फंड की बात होगी भाई? सेकंड कह रहा है शॉर्टफॉल का मतलब है टैक्स बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट तो कहीं से नहीं है। थर्ड कह रहा है कि बैंक जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नॉर्म्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही है। और इसके लिए बैंक क्या करता है? बैंक जाहिर सी बात है इसके लिए बैंक परचेस करना शुरू कर देता है, जो अदर इंस्ट्रूमेंट है उन्हें परचेस करना शुरू कर देता है। वही लास्ट क्या कह रहा है कि बैंक किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेता है इस शॉर्टफॉल को रिगार्ड, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। यानी ये शॉर्टफॉल क्या होता है भाई, बैंक जब क्या करता है, जो भाई रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाता तो ये शॉर्टफॉल देखने को मिलता है। और इसके रिगार्डिंग बैंक क्या करेगा भाई? बैंक अगर फेल हो जाता है तो जाहिर सी बात है इसके लिए बैंक क्या करेगा, बैंक इसे मेंटेन करने के लिए डायरेक्टली इंक्रीज कर देगा, जो प्रायोरिटी सेक्टर को जो लेंडिंग की जाती है, जो उधार दिया जाता है उसे इंक्रीज कर देगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट यानी PSLCS को परचेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से बैंक क्या करता है, RIDF में भी डिपॉजिट करता है। RIDF में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें डिपॉजिट, और इसके जरिए क्या होता है, मेंटेन करता है अगर वो किसी भी तरीके से शॉर्टफॉल हो गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन GAV एंड GDP? GAV ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट बेसिक, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस कौन सा स्टेटमेंट बताता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं भाई, मैंने फाइनेंशियल सीरीज में बताया था। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। स्टेटमेंट 1 देखिए क्या करा है, GAV का मतलब है जब आउटपुट में से आप माइनस कर देते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि सेक्टर लेवल पे होता है,
वहीं जीडीपी का मतलब है बेसिक प्राइस जो कि एडजस्ट की जाती है ग्रॉस वैल्यू एड के जरिए, जिसमें से टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हैं जो भी प्रोडक्ट्स पे होता है, जो कि एग्रीगेट नेशनल आउटपुट होता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि जीएवी हमेशा ज्यादा होती है जीडीपी से। थर्ड कह रहा है कि जीडीपी इक्वल होती है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग के, लेकिन आउटपुट के इक्वल नहीं होती। और लास्ट कह रहा है कि जीएवी सिर्फ और सिर्फ करेंसी डोमिनेशन हो रखा और कुछ नहीं। भाई मुझे बताइए जीएवी के बारे में बहुत डिटेल मैंने बता दिया कि जब भी कभी जितना आपका आउटपुट हो रखा है उसमें से जितना इंटरमीडिएट बेस पे जितना भी आपका कंजम्पशन होगा सेक्टर लेवल, सेक्टर वाइज आपका जो भी कंजम्पशन होगा, जब आप उसे माइनस कर दोगे तो आपके जीएवी की वैल्यू आ जाएगी। वहीं अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जो भी बेसिक प्राइस है वो एडजस्ट किया जाता है जीएवी में टैक्स में से सब्सिडी लेस करके, जो भी एग्रीगेट नेशनल आउटपुट है। तो यहाँ पे आपका लास्ट राइट आंसर क्या होने वाला गाइस? राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो रखा है। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसलिए बहुत डिटेल में जीडीपी क्या होता है, जीएवी क्या होता है बताया है। भाई जीएवी का पर्पस क्या है कि जो हेल्थ है, परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल सेक्टर्स की, उनको मेंटेन करने का काम करे, यानी इसमें किसी भी तरह का अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही तो उसको मैनेज किया जाता है। वही ग्रॉस वैल्यू जीडीपी क्या है भाई? जो एक्सपेंडिचर साइड है इकोनॉमी का वो इंक्लूड करता है। फिजिकल क्या हो रखा है? फिजिकल मेजर्स हो रखा है ऑन फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द कट ऑफ यील्ड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑक्शन? गवर्नमेंट यील्ड ऑक्शन में कट ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? कट ऑफ सिक्योरिटीज अगर ध्यान रखिएगा क्या मतलब है कि जो भी यील्ड है, जो भी रिटर्न है, जो आरबीआई क्या करेगी एक्सेप्ट करेगी बिड में, यानी बोली में किसी भी ऑप्शन जो बोल लगती है जिसको आरबीआई क्या करेगी एक्सेप्ट करेगी, और बिडर्स क्या होते हैं? बिडर्स इसी पे बिड करेंगे या फिर इससे बिलो जो कट ऑफ अलॉटेड सिक्योरिटीज है उसकी बात करता है। ठीक है, उसी की ये बात करता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला आपका? राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए सी बिल्कुल सही हो रखा है यहाँ पे, सॉरी बी बिल्कुल सही हो रखा है। ठीक है, मैंने आपको बी ही बताया था लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन बता दी थी। बी बिल्कुल सही है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया कि यील्ड है भाई जिसपे आरबीआई क्या करता है एक्सेप्ट करता है बिड को किसी भी ऑक्शन के जरिए। बिडर्स इस पे या फिर इस कट ऑफ इससे बिलो कट ऑफ या सिक्योरिटीज अलॉटेड सिक्योरिटीज पे ऑक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने मेंशन किया है। कट ऑफ यील्ड क्या और किस तरीके से ये वर्क करती है मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? कट ऑफ यील्ड बेस्ड ऑक्शन है जिसमें इन्वेस्टर क्या करें भाई? गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके लिए बोली लगाएंगे और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। अगर उनकी बोली एक्सेप्ट होती तो उनके इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट कर जाएगा। आरबीआई डिटरमाइन करे कट ऑफ यील्ड क्या होता है, जो कि बेस्ड होता है टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज पे जो कि सेल की जाती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी कट ऑफ यील्ड की। कट ऑफ यील्ड की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। चलिए ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन था गाइस, और जैसा कि आप जानते हैं आपकी 3 स्पेसिफिक सीरीज चल रही है आईएफएस के रिगार्डिंग, जिसमें हम हर ट्यूसडे से फ्राइडे 6:30 PM पे विजेता सीरीज के जरिए अपने मैकमिलन बुक के एमसीक्यू करते हैं। एवरी सैटरडे हम दर्पण से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि आज सैटरडे था और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। 23 से 25 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। एवरी संडे हम मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। कल हमें आपको बता दूं, कल आपका संडे स्पेशल में हम मॉड्यूल डी के सारे एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। मॉड्यूल डी के गाइस हम सारे एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। सारे चैप्टर जितने मॉड्यूल डी के एमसीक्यू के पूरी कल आपकी मैराथन हो रखी है मॉड्यूल डी के रिगार्डिंग। ठीक, कल आपकी मॉड्यूल डी के रिगार्डिंग गाइस मैराथन है। ऑन टाइम सबको क्या करना है? सेशन को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए ऑन टाइम सब लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आपके फाउंडेशन सीरीज भी गाइड चल रही है जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा और एमसीक्यू सीरीज भी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फाउंडेशन में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है, नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। केस स्टडी भी मैंने आपको करवा रखा है, जीडीपी जीएनपी के रिगार्डिंग हमने न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवा रखा है। सबको आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए जाकर के, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए जाकर के देखिए। ठीक है, इसके अलावा आपको मैराथन सीरीज भी गाइस है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं अपने नवंबर अटेम्प्ट के लिए। इसके अलावा भी आपकी मिनी मैराथन सीरीज आएगी। आईएफएस का मास्टर प्लान आ चुका है जिसमें मैंने वीक वाइज सारे सिलेबस को डिवाइड किया, सारे मॉड्यूल का मैंने वीक वाइज डिवाइड कर रखा है, जिसके जरिए आप अपने आईएफएस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं।
स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए ये भी मैंने आपको बता रखा है, स्ट्रैटेजी आपकी भी मैंने बता रखी है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। ठीक है, आईएफएस का आपका मॉड्यूल वाइज वेटेज क्या रखा है, सिलेबस क्या होगा, डिफरेंस क्या है जैप कैप में, बेनिफिट क्या आपको मिलने वाला है जैप कैप का, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। चलिए, आप मास्टरी बैच भी गाइस के अलावा कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मास्टरी बैच के जरिए आप अपने आईएफएस के डर को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर पे भी आपको स्पेशल सेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन है, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग क्लास मिलती है, आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, मतलब 1000 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा जैविक सिपर प्लान भी चल रहा है जिसपे आपको फ्लैट 35% का ऑफ मिल रहा है, यानी अगर आप सेल अप कोड यूज करते हो आपको मेगा 35% का ऑफर मिल रहा है। ठीक है, सारे प्लान जिसमें आपके जैविक रिगार्डिंग कवर होते हैं।